Hello students, welcome to Electro classes one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this lecture we will discuss a very important topic from chapter solution and today's our topic is osmosis and osmotic pressure. आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में और साथ में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में. कंप्लीट डिस्कशन होगा ऑन द डिपेंड ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, complete discussion is depend on the basis of osmosis and osmotic pressure. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस क्या है हमें ये पढ़ना होगा, तभी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर होगा. ठीक है, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स में ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यही सब कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ऑस्मोसिस. देखिए ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नेम क्या था, एबे नॉलेट. क्या था, एबे नॉलेट. सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, एबे नॉलेट ने इन 1748. ठीक है, एबे नॉलेट ने 1748 में स्टडी की और किसके बारे में बताया, ऑस्मोसिस के बारे में बताया. ये जो ऑस्मोसिस है ये एक ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और वो ग्रीक वर्ड क्या है बच्चों, ओस्मोस है. ग्रीक वर्ड क्या है, ओस्मोस है. इसका मीनिंग क्या होता है, ओस्मोस मीन्स टू पुश. ओस्मोस का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को पुश करना. ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को पुश करना. तो पुश करने से ही रिलेटेड होगी हमारी ऑस्मोसिस थ्योरी, या बोल सकते हैं हम क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, ये प्रोसेस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. सबसे पहले मैं सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास एक वाटर टैंक है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर इसका पार्टीशन किया हुआ है. ये हमारे पास एक क्या है, वाटर टैंक है, इसका हमने क्या किया हुआ है, पार्टीशन किया हुआ है. ठीक है, यहां से हम जो हमारा लिक्विड होगा वो हम यहां पर फिल करेंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं. अब देखिए यहां पर क्या है, हमने फिल किया है प्योर सॉल्वेंट. इस पार्टीशन में जो हमारा प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है प्योर सॉल्वेंट. और यहां पर क्या है हमारा, यहां पर प्रेजेंट है सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे. ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं मैंने डिनोट किया है सॉल्यूट के पार्टिकल्स. तो इस पार्ट में हमारा क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है. ठीक है, क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है. अब ये जो पार्ट है जिसके थ्रू हमने सेपरेशन किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक तरीके से पार्टीशन है जिसके थ्रू हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को क्या है, सेपरेट रख पा रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली में यहां पर भी एक डायग्राम बना देते हैं. ये हमारा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. ये वही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम नोट कर लेंगे एसएल. ये सेमी परमेबल या एसपीएम नोट करते हैं कई इसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एसपीएम ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इससे नोट करेंगे. ठीक है, अब यहां पर हम दूसरा सॉल्यूशन फिल कर देते हैं. ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. अब देखिए यहां पर क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट होंगे.
ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। ये डायरेक्शन क्या शो कर रही है, यहां मैं नोट कर देता हूं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, इसी टाइप से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं यहां पर, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन डायग्राम में हमने क्या देखा कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास आउट करके सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तब भी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, यही प्रोसेस हमारी कहलाती है क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब हम रात को क्या करते हैं, वाटर में कोई भी, जैसे कि हम किशमिश आती है उसको पानी में डाल देते हैं, तो सुबह देखते हैं या कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, वो भी किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का। अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसको। ठीक है, अब ऑस्मोसिस आपको क्लियर हुआ यहाँ से क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएंगी या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएंगी, पर डायरेक्शन इनकी सेम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल होगी और स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लगातार ये क्या होगा, फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वालिटी पर नहीं आ जाए, या बोल सकते हैं जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको। तो क्या, अब यहां पर हम नोट करने वाले हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को। ठीक है, तो डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चल देते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर, ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। द यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल समझ गए आप कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। द यूनिडायरेक्शनल एंड स्पॉन्टेनियस, एग्जाम में पूछी जाती है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, अच्छे से समझिए। द यूनिडायरेक्शनल एंड स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules, flow of solvent molecules या पार्टिकल्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, solvent molecules through semi permeable membrane। भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो इनका क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। मींस द यूनिडायरेक्शनल एंड स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन और from dilute solution towards
concentrated solution is known as osmosis। क्लियर हुआ इतना? देखिए क्या है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यहां सॉल्वेंट कर लीजिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास आउट करके प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाना, जो कि फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना, जो कि हमने सेकंड डायग्राम में देखा। इन्हीं दोनों प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है ना आपको? अब एक प्रोसेस आपने और पढ़ी है, डिफ्यूजन, जो कि आपने 9th क्लास में आई वो पढ़ा होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इन अवेलेबल स्पेस, intermixing of gases in available space against the law of gravitation is known as diffusion। ओके, या इसी की दूसरी डेफिनेशन भी हम नोट कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, गैसेस और सॉल्यूशंस is known as diffusion। अब डिफ्यूजन में आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों एक ही तो टाइप है। बट यहां पर स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में बहुत ही छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम आगे डिफरेंसेस को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। दोनों एक ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंसेस हैं। ऑस्मोसिस मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल और स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। कहां से? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड में। जबकि जो डिफ्यूजन है वो क्या है? उसको हम इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लिक्विड्स भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक ही प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पहले डिफरेंसेस को। ओके, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। दो प्रोसेसेस अभी हमने आपको पढ़ाई कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पार्टीशन कर लेते हैं। इस साइड हम नोट करेंगे डिफ्यूजन और इधर हम नोट करने वाले हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है
कि डिफ्यूजन में अभी आपने देखा कि ऑस्मोसिस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, और डिफ्यूजन में हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या नोट करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूं, आप कंप्लीट नोट करेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड डिफरेंस पर। सेकंड डिफरेंस में हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन में क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा कि केवल हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो यहां हम नोट करने वाले हैं बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट molecules can move। यहां पर क्या नोट करेंगे, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। इधर क्या हो रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जबकि उधर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट, जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड्स में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस केवल और केवल लिक्विड्स में ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? मींस ऑब्जर्व्ड, या बोल सकते हैं इट ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस। इट observed only in liquids। ये केवल और केवल लिक्विड्स में होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस केवल और केवल किस में होगी, लिक्विड में होगी, जबकि जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड्स में भी होगा और गैसेस में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। मतलब एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो हम इसे रोक नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इट कैन बी स्टॉप्ड, इसको हम रोक सकते हैं। एज वेल एज रिवर्स्ड ऑन अप्लाइंग हाई एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, जबकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको रिवर्स भी करा सकते हैं। ठीक है, रिवर्स मतलब उल्टा, और उल्टे ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। कब, जब हम इस पे हाई एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई कर दें। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो हम नोट करने वाले हैं, फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन जो है वो कहां से चलता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में चलता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है ट्रांसफर, और यहां क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस में जाती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। साथ में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस साइड में फ्लो करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं सॉल्यूशन की साइड में। और सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में ट्रांसफर होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और अब आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेसेस को एक ही प्रोसेस कभी नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर करा दिए हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले हैं टर्म सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हमने अभी आपको पढ़ाया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है ऑस्मोसिस में, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्चुअल में होती क्या है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं झिल्ली। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, झिल्ली बोल सकते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू पास आउट होने देती है। केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो सकते हैं, जबकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास आउट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास आउट हो सके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास आउट हो सके, जबकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उसके थ्रू पास आउट ना हो सके, तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए, इट इज द मेम्ब्रेन which allows to pass the solvent molecules through it. However, solute molecules cannot pass through it. ओके, ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो पास आउट हो सके, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास आउट नहीं हो सकते हैं, ये उनको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के पास आउट के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 जो हम यूज करते हैं, नंबर 1 कौन सी होती है, वो होती है पार्चमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है नंबर 1, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, नंबर 2 होती है एनिमल ब्लैडर। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो यूरिन को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, इस तरीके से ट्रांसफर होने देता है। तो इसी तरीके से एनिमल ब्लैडर होता है, जो भी किसकी फॉर्म में यूज किए जाते हैं, एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किए जाते हैं। कुछ ये तो हो गई हमारी जो नेचुरल होती है। ठीक है, कुछ हमारी आर्टिफिशियल भी होती है, जैसे कि कुछ कंपाउंड है जो कि एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किए जाते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज एसीटेट। ठीक है, या फिर सेलुलोज नाइट्रेट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं, मोस्टली जो यूज की जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इसका नेम क्या होता है बच्चों, कॉपर फेरो साइनाइड। फॉर्मूला Cu2Fe ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, Cu2Fe ठीक है, इस तरह से। ये मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा है तो ये तीनों आर्टिफिशियल। ठीक है, वो तो है नेचुरल, और ये दोनों क्या है, आर्टिफिशियल है। लेकिन आर्टिफिशियल्स में भी, या मैन मेड बोल सकते हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूज की जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN6। ठीक है, क्लियर, और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर हुआ आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये वर्किंग कैसे करती है, वर्किंग कैसे होती है इसकी, वर्किंग ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वर्किंग इसकी डिपेंड करती है, सबसे पहले तो डिपेंड करेगी जो थ्योरीज हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो नंबर 1 जो थ्योरी थी वो तो थी वेपर प्रेशर थ्योरी। ठीक है, और दूसरी थी सीव थ्योरी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो वेपर प्रेशर थ्योरी बताती है
कि वो ये बताती है कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। ये फर्स्ट थ्योरी थी, वेपर प्रेशर थ्योरी, जिसने बताया था कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ठीक है, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से प्रेशर क्या होता है, जिधर ज्यादा प्रेशर होगा उससे पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिधर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर किधर कम है, सॉल्यूशन में। इसीलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, सॉल्यूशन की साइड में जाते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड थ्योरी है और इसी को हम एक्सपेक्ट करते एक्सेप्ट करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यही है, वेपर प्रेशर थ्योरी। किसके बारे में, सेमी परमेम्बर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। नंबर 2 थ्योरी जो है वो है सीव्स थ्योरी। सीव थ्योरी, सीव थ्योरी ने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल स्मॉल पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू ट्रांसफर होने देती है। बट ये थ्योरी कहीं जगह गलत साबित हो जाती है, जहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल छोटे होते हैं। अगर सॉल्यूट छोटा होगा तो वो भी पास आउट हो जाएगा। इसीलिए सीव्स थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, वेपर प्रेशर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशंस, हेंस solvent particles or molecules can transfer through semi permeable membrane while solution does not. Okay, क्लियर हुआ है ना आपको। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, और ऑस्मोसिस और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उन दोनों टॉपिक्स में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ डायग्राम्स नोट किए हैं, इन डायग्राम्स को आपको बना लेना है। ठीक है, मैं आपको इनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे इन डायग्राम्स की हेल्प से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट डायग्राम जो है मैंने यहाँ पर नोट किया है, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, और नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड डायग्राम। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम था, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से सेटअप किया है इसको, क्या आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑस्मोसिस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एबे नॉलेट ने। ठीक है, तो एबे नॉलेट ने ही एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में, तो उन्होंने ही बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट को नेम दिया गया है एबे नॉलेट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, देखिए यहाँ पर एक आपको वेसल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस वेसल के अंदर क्या है कि एक शुगर सॉल्यूशन को हमने एक थैले में क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है। ठीक है, एक पोर्शन में इसको इकट्ठा किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं बीच वाले पोर्शन में शुगर सॉल्यूशन ऐड है। ठीक है, इस पे एक ऊपर वाटर लेवल लगा हुआ है। ठीक है, जिसका मैक्सिमम लेवल यहां तक जाता है, ये मैक्सिमम लेवल है इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉटेड लाइंस आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और नीचे क्या है, इसमें वेसल में हमने वाटर भरा हुआ है। वाटर क्या वर्क करेगा, एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा। वाटर क्या वर्क करेगा, एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि हमारे पास शुगर तो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, और ये हो गया हमारा क्या, सॉल्वेंट। बीच में होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस में जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस में। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए, इससे पास होते हुए किस में चले जाते हैं, शुगर सॉल्यूशन में। अब शुगर सॉल्यूशन तो था
वो यहां तक प्रेजेंट था इसका लेवल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जब इसमें वाटर और ऐड हो जाएगा तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद ये वाटर लेवल इसका ऊपर चला गया, मैक्सिमम लेवल यहां तक चला गया। और ये जो HP मैंने लिखा है, HP क्या होता है, ये होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि हाइट के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि ये जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, इसका लेवल बढ़ा, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। जो प्रेशर लगाने पर ये लेवल जो है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं पाई से। मैथ्स में पढ़ा है आपने, साइंस में भी पढ़ा है, पाई से इसको डिनोट करेंगे, किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। मींस जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, शॉर्ट में मैं यहां नोट कर देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। मींस पाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, HdG के। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, HdG के। H क्या है यहाँ पर, ऑस्मोटिक राइज है, जो बढ़ा है, इसका लेवल बढ़ा है। और D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और G आप सभी जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ये फर्स्ट था एबे नॉलेज एक्सपेरिमेंट। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम आई कि राइज अप और डाउन होने की वजह से क्या हो गया, हाइट बढ़ने या घटने की वजह से इसके थ्रू हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाती है, ठीक है। फिर इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, और ये डायग्राम आपको मॉडिफाइड डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि एक हमारे पास वेसल होता है, जिसमें बीच में क्या लगी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। और एक साइड में हमारा सॉल्यूशन होता है, दूसरे साइड में सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बीच में, और यहाँ पर क्या है, इस पार्ट में सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट भी है जो फ्लो हो रहा है, और बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल आपको ब्लैक डॉटेड दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, और इस साइड में क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और किस में चले जाएंगे, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा, ये लेवल इसका डाउन हो जाएगा सॉल्वेंट का। यहां पर क्या होगा, हमें क्या करना है, ये एक्सटर्नल प्रेशर के लिए यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस पिस्टन के थ्रू हम क्या करेंगे, यहां से प्रेशराइज करेंगे, और इतना प्रेशर डेवलप करेंगे इस पर कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में जा ही ना पाए, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक। बट हमें क्या करना है, उस सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए उसको क्या करना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप करना होगा उस पर। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर हम डेवलप करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने से रोकने के लिए, वही एक्सटर्नल प्रेशर जो है वही वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर के। ये मेथड एबे नॉलेज एक्सपेरिमेंट से ज्यादा सुटेबल रहेगा, और इसके थ्रू हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सही पता चलती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि उसमें भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया, ताकि हमें वैल्यू जो है एग्जैक्ट पता हो, और हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इसमें, उन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सके, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी, ठीक है, वो खराब हो सकती थी। यहाँ पर हम जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो एनिमल ब्लैडर यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जो नेचुरल थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, बर्कले और हार्टले, इन्होंने अपना मेथड डेराइव किया टू फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, बर्कले और हार्टले, इन्होंने अपना न्यू मेथड डेराइव किया, और वो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस डायग्राम में देखिए, इसको अच्छे से समझिए। वो दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं बर्कले हार्टले मेथड पर। इस मेथड में क्या होता है, देखिए पहले डायग्राम में देखिए क्या है कि डायग्राम में ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बीच में क्या दिखाई दे रहा है,
बीच में यहाँ पर आपको दो लाइंस दिखाई दे रही होंगी, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इन स्ट्रेट लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पोर्सिलेन ट्यूब। जैसे पोर्सिलेन डिश आपने केमिस्ट्री लैब में यूज की है, उसी तरीके से पोर्सिलेन ट्यूब्स होती हैं और इनमें हमने इंक्लूड की है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कौन सी, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्सिलेन ट्यूब में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अटैच किया हुआ है। उसके बाद ऊपर और नीचे ये दोनों क्या प्रेजेंट है, ये वेजल्स होते हैं जो कि गन मेटल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं, गन मेटल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इन वेजल्स में यहाँ पर ऊपर वाले, नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं जैसे वहां लगाया था, और साथ में ये प्रेशर गोज लगाया हुआ है जो कि प्रेशर को मापता है, प्रेशर का बताता है कि प्रेशर कितना है, ज्यादा है या कम है, ठीक है। उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है प्रेशर की। अब बात आई साथ में यहाँ पर जो पोर्सिलेन ट्यूब है, इसमें एक साइड में इस डायरेक्शन में हम क्या लेवल ड्राइव करते हैं, यहाँ पर हम इनिशियल लेवल देखते हैं। जो ये हमने यहाँ पर क्या भरा हुआ है, देखिए बीच में क्या है, वाटर, वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है, और ऊपर नीचे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तभी तो क्या होगा, वाटर यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे, वाटर से वो किस में चले जाएंगे, सॉल्यूशन में, और यहाँ पर भी वाटर से किस में जाएंगे, वो सॉल्यूशन में। इतना क्लियर हुआ। एक साइड में हमने क्या लगाया, प्रेशर का इनिशियल लेवल देखने के लिए लेवल डिराइव किया हुआ है, ठीक है। अब इधर क्या है, दूसरी डायरेक्शन में हमने एक स्टॉप कॉक के थ्रू रिजर्वेयर लगाया हुआ है। रिजर्वेयर क्या है, मतलब इसमें हम सॉल्वेंट को डाल देंगे, भाई वाटर इसमें जाएगा तो इसका लेवल कम होगा, और हमें वाटर का लेवल कम नहीं होने देना है, तो यहाँ से हम सॉल्वेंट लगा देते हैं, स्टॉप कॉक लगी हुई है, इसको फिल करके यहाँ से रोक देते हैं, ठीक है। जैसे आपने ब्यूरेट में देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में स्टॉप कॉक लगी होती है नीचे, और उसी तरीके से इसमें लगी होती है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होगा कि यहां से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे नापते हैं, ऑलमोस्ट सेम है ये प्रोसेस, बट डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। जब ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ का लेवल कम हो जाएगा, मतलब ये लेवल नीचे आ जाएगा, और आपको लेवल नीचे नहीं आने देना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशन में ना जा पाए। वही एक्सटर्नल प्रेशर, जितना प्रेशर हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर लगाएंगे, वही एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो इस तरीके से हम बर्कले हार्टले मेथड के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे वो मीटर में यहाँ दिखाई दे जाएगा प्रेशर गोज में, वही हमारी वैल्यू होगी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब यहाँ पर इसकी एडवांटेजेस क्या है, भाई ये दो मेथड भी तो यूज किए जा रहे थे, ये मेथड ही क्यों यूज किया जाता है, अब जो मेथड यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए, वो यूज किया जाता है बर्कलेज हार्टले मेथड। तो क्या रीजन है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, तो इसकी फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की इस मेथड के थ्रू पता चलती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, लेस टाइम टेकन है, ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें सबसे कम टाइम लगता है। ये हमारा सेकंड रीजन हुआ या सेकंड एडवांटेजेस हुई। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या है, वो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हम बाहर से इस पर पुश कर रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं, तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो इससे अनइफेक्टेड रहती है। जब अनइफेक्टेड रहती है तो उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत कम है, जो कि यहाँ पर ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी हमारी सेफ रहती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम कम लगता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, इससे जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज थे हमारे बर्कले हार्टले मेथड के, और ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इसके थ्रू हम इजीली क्या कर पाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको इतना कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और कैसे हम उसको वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम डेफिनेशन में आपको बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
द एक्सटर्नल प्रेशर, भाई ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल हो रहा है, इस एक्सटर्नल प्रेशर को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे हैं, जो हम किस पर लगा रहे हैं, सॉल्यूशन पर लगाते हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो हम सॉल्यूशन पर लगाते हैं जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो को हम स्टॉप कर पाए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी बच्चों, द एक्सटर्नल प्रेशर विच कैन बी एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन to stop the flow of solvent molecules through semi-permeable membrane from solvent to solution is known as osmotic pressure. Osmotic pressure वह एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम सॉल्यूशन पर लगाते हैं ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में ना जा पाए, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हुई आपको डेफिनेशन। अब डेफिनेशन नोट कर सकते हैं इसकी, द एक्सटर्नल प्रेशर विच कैन बी एक्सर्टेड फॉर सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर विच कैन बी एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through semi-permeable membrane from water to solution is known as osmotic pressure and it is denoted by pi. Okay? तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वॉन टॉफ थ्योरी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वॉन टॉफ ने जो ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो थ्योरी दी थी, नेक्स्ट अब हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इन डायग्राम्स को नोट कर लीजिए और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम चलने वाले हैं वॉन टॉफ थ्योरी पर। ओके, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारी वॉन टॉफ थ्योरी, ठीक है। तो क्या नोट करेंगे हम, थ्योरी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या इसी को हम बोल सकते हैं वांट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ओके, थ्योरी ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या इसी को हम बोल सकते हैं वांट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोस्टली वर्क करती है। तो इस थ्योरी को किसने बताया था, सबसे पहले वॉन टॉफ ने बताया था इन 1855, ठीक है। वॉन टॉफ ने इस थ्योरी के बारे में बताया था और ये थ्योरी जो है ये रिलेशनशिप बताती है बिटवीन osmotic pressure and the concentration of solution, ठीक है। means it gives a relation between osmotic pressure and concentration of solution, concentration of solution, and it also justify that osmotic pressure is a colligative property, ठीक है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है वॉन टॉफ थ्योरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, या पूछ सकता है डेराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। साथ में ये भी पूछ सकता है प्रूव दैट या जस्टिफाई दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें से आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। अब ये थ्योरी मैंने आपको बताया वॉन टॉफ ने दी थी 1855 में। उन्होंने क्या बताया था कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉल्यूट के पार्टिकल के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये रैंडमली क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर हुआ है ना।
तो जब ये डायरेक्शन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी टकराएंगे, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से टकराने के बाद क्या होगा, ये उसी तरीके से प्रेशर डेराइव करेंगे उस पर जिस तरीके से कि गैस पार्टिकल्स करते हैं। मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है एज अ गैस पार्टिकल्स वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है तो गैस पार्टिकल्स की तरह मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वो सभी लॉज फॉलो किए जाएंगे जो कि गैस लॉज होते हैं। मतलब जो गैस के पार्टिकल्स के लिए लॉज फॉलो किए जाते हैं वही सब लॉज जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो था, हमने गैस लॉज में फर्स्ट लॉ पढ़ा था बॉयल्स लॉ, तो यहां पर उसका नेम क्या हो जाएगा, 1/2 बॉयल्स लॉ। गैस में क्या था वो बॉयल्स लॉ था, और क्योंकि ये थ्योरी दी थी 1/2 ने तो यहां पर लॉ का नेम क्या हो जाएगा, 1/2 बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ ने क्या बताया था, बॉयल्स लॉ ने ये बताया था कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। यही था बॉयल्स लॉ जो कि गैस के लिए फॉलो किया जाता था कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। बट यहां पर हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो प्रेशर की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम of the solution at constant temperature for 1 mole of solute। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, 1/2 लॉ। सेकंड लॉ पर चलते हैं। सेकंड लॉ है हमारा 1/2 एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं गै-लुसाक लॉ। 1/2 गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, गै-लुसाक लॉ ने क्या बताया था कि ये तो हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वहां क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। यहां क्या आ जाएगा आपकी बात, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ ना। देखिए यहां क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहां क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ लिख लें, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन T। होगा ये, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V होगा यहाँ पे, क्योंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहां से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया S। ठीक है, क्या नोट कर लिया, S। गैस में हम क्या करते थे, कैपिटल R नोट करते थे, वो भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने गैस में लेते थे हम R, गैस कांस्टेंट। यहाँ हमने ले लिया S क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो T अपॉन क्या हो जाएगा, V। यह बन जाएगा पाई V इज इक्वल्स टू ST। ये तो बना फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर गैस का 1 मोल है और अगर n मोल है, 1 की जगह हम ले अगर n मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, n से। ठीक है, पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nst हो जाएगा। ठीक है, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nst हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे चलते हैं अब हम।
हमने पढ़ा है अभी कि पाई वी इज इक्वल टू क्या है, एन एस टी है। अगर हम पाई को डिनोट करें तो एन अपॉन वी हो जाएगा ये एस टी। और एन अपॉन वी क्या होता है, एन अपॉन वी होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। एन अपॉन वी क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन। सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन है, ठीक है। मोल पर लीटर में क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, कंसंट्रेशन। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं तो उसे वो मोलैरिटी हो जाती है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हम पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी भी नोट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि गैसेस के लिए गैस कांस्टेंट हम यूज करते हैं, और यहां पर सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एस वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आर और एस यहां नोट कर देंगे हम। आर और एस क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। जैसे वहां पर गैस कांस्टेंट होता था, यहां पर क्या है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है। इतना क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। लीटर एटीएम मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर इसे हम बार में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 0.083 लीटर बार मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्यों, बिकॉज 1 एटीएम इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1.01 बार, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी। इतना क्लियर हुआ आपको। ये हमने फॉर्मूला डेराइव किया विद द हेल्प ऑफ वॉन हॉफ बॉयल्स लॉ एंड वॉन हॉफ गैलुसाक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड लॉ है यहाँ पर, थर्ड लॉ है हमारा वॉन हॉफ एवोगैड्रो लॉ। थर्ड लॉ है हमारा वॉन हॉफ एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। इस लॉ ने क्या बताया, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब भी हम दो सॉल्यूशन लेंगे जिनकी इक्वल कंसंट्रेशन हो, जब भी हम दो सॉल्यूशन ले जिनकी इक्वल कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन सेम होगी बट उनके सॉल्यूट डिफरेंट हो, तो वहां पर उनके कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होंगे अगर टेम्परेचर सेम रहता है। क्लियर हुआ इतना, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, two solutions of same concentration with different solute exerts same osmotic pressure at same temperature। अगर टेम्परेचर सेम रहे, कंसंट्रेशन सेम रहे, तो अलग अलग सॉल्यूट होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर वो सेम ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा अभी, पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, CST हो जाता है, होता है। या हमने पढ़ा था कि पाई V इज इक्वल्स टू NST, ये भी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, अभी पढ़ा है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई 1 V1 इज इक्वल्स टू N1ST, ठीक है। पाई 1 V1 इज इक्वल्स टू NST। अभी हम T1 T2 मान लेते हैं, उसके बाद पाई 1 ये हो जाएगा पाई 2 V2 इज इक्वल्स टू N2ST2, S तो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बात हो रही है, देखिए, अगर इफ हमने क्या कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, मतलब पाई 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, पाई 2 हो जाए, पाई 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, पाई 2 हो जाए, ठीक है। उसके बाद V1 और इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, V2, और T1 इज इक्वल्स टू T2 हो जाए, तो N1 इज इक्वल्स टू भी N2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ये कंसंट्रेशन सेम हो, प्रेशर सेम होंगे, टेम्परेचर सेम होगा, तो डिफरेंट सॉल्यूट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों कंडीशन सेम हो रही हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूट्स होने के बावजूद भी इनके मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आपको इतना? इसी टर्म को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहां पर जो हमने अभी ये पढ़ा है, ठीक है, N1 इज टू N2, टेम्परेचर सेम हो रहा है, टेम्परेचर सेम हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, जब भी टेम्परेचर सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम क्या नोट कर सकते हैं? सॉल्यूशंस विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब पाई 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? पाई 2 के इक्वल हो जाएगी। पाई 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? पाई 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? पाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा? CST। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। तो पाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1S1T। ठीक है, पाई 1 सी, ये पाई 1 इज इक्वल टू किसका हो जाएगा? C1S1 और T यहां क्या आ जाएगा? C2S2T। अब T क्यों सेम रख रहे हैं? क्योंकि कंडीशन है हमारी सेम टेम्परेचर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कब होता है? जब सेम टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इफ C1 इज इक्वल टू किसके हो जाए? C2 के। C1 इज इक्वल टू किसके हो जाए? C2 के हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, S1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? S2 के इक्वल हो जाएगा। मोलैरिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगी? मोलैरिटी ऑफ S2। ठीक है, यहां हम नोट कर सकते हैं मोलैरिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ S2। ओके, अब जब मोलैरिटी इक्वल हो जाएंगी, तो यहां से क्या फॉर्मूला बन सकता है? यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको एक सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन दिया है, उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसमें पहले सॉल्यूट की, मतलब दोनों में से अगर किसी एक सॉल्यूट की आपको मोलर मास पता है, ठीक है, तो आप दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB/mv इंटू 1000 अपॉन V। यहां क्या आ जाएगा? दूसरे के लिए हो जाएगा WB/mv इंटू 1000 अपॉन V। ये तो हो गया S2 के लिए और ये हो गया S1 के लिए। ठीक है, मतलब अगर दोनों में से किसी एक का सॉल्यूट का क्या पता आपको, मोलर मास पता हो, तो आप दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अब मोलिकुलर मास आप कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूट का? ये फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे अगर दो हो, हमारे पास दो सॉल्यूट प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। बट अगर आपके पास सिंगल हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि पाई वी इज इक्वल टू क्या होता है? NST होता है, ये हमने आपको पढ़ा है। अब पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एन, ये जो एन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एसटी। तो यहां से एमबी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी एस टी अपॉन पाई वी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस सॉल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला क्या है, मल्टीपल यूजेस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। भाई हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यहां से हम गिवन मास की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो सॉल्यूट का है। तो ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये थी बच्चों हमारी वन ऑफ थ्योरी। यहां पर इसे ध्यान रखेंगे आप, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। यहां हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो कैसे उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो तो उन सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो तो क्या होगा, भाई दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है, तो एक का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और एक का क्या होगा, कम होगा। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, अगर वो सेम नहीं है, अगर वो सेम है तो आइसोटोनिक हो गया, अगर सेम नहीं है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट अब हम हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बच्चों हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो, इफ टू solutions have different osmotic pressure then, तब क्या होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसका क्या होगा, स्मॉलर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, जिसका कम होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात आएगी कि यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू एसपीएम फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, ठीक है। यहां मैंने आपको क्या बताया कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, भाई पहले क्या हो रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में जा रहे थे। बट यहां पर क्या हो रहा है, दोनों सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है एक हाइपोटोनिक है। तो यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में जाएंगे, ठीक है, हाइपरटोनिक से जाएंगे वो किस में, हाइपोटोनिक। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो हाइपरटोनिक होता है उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, एक तो वेपर प्रेशर क्या होता है उसमें ज्यादा होता है, और दूसरी बात कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन भी उसकी ज्यादा होती है। इसी रीजन की वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की साइड मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट किस में ज्यादा होगी, हाइपरटोनिक में ज्यादा होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको ये टर्म, क्लियर है इतनी। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं ओस्मोसिस के टाइप। एक तो एंडो एक्सो ओस्मोसिस और दूसरा है एंडो ओस्मोसिस। ठीक है, ये ओस्मोसिस के टाइप हैं। अब एक्सो ओस्मोसिस क्या होता है, एंडो ओस्मोसिस क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो सेल वॉल एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्क करती है। मतलब उसमें से केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही फ्लो हो सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उसमें से फ्लो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एक प्लांट सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन हो वो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लांट सेल स्वेल अप हो जाती है, ठीक है, फूल जाती है। तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस बोलते हैं। और अगर हम उसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो प्लांट सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तब हम उस प्रोसेस को एक्सोओस्मोसिस बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास किशमिश है, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक तो हम उसको रात में रख देते हैं, किसमें, पानी में डाल देते हैं, ठीक है, और एक में डाल देते हैं हम उसे शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन में। तो क्या होता है, जो पानी में रखी है हमने किशमिश वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वाटर अंदर एंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सोओस्मोसिस हो रही है। और जो हमने किशमिश साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में रखी वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, या अंगूर है, अंगूर को हम किस में डाल देते हैं, शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं, तभी तो हमारी किशमिश बनती है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, वो अंगूर जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, तो उनके अंदर वाटर होता है वो उनमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी में चला जाता है। तब वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोओस्मोसिस होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मतलब प्लांट सेल को एक्सोस्मोसिस में क्या है, प्लांट सेल को हम किस में रखते हैं, प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें क्या है, प्लांट सेल को हम किस में रखते हैं, प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हो जाएगी, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी, और यहां क्या होगा, सेल जो है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, एग्जांपल ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे हम किशमिश को पानी में रखते हैं वो फूल जाती है तो वो एक्सोओस्मोसिस है, और अगर हम ग्रेप्स यानी कि अंगूर को शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं और वो क्या होती है, उसका पानी बाहर निकल जाता है, वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे किशमिश बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। जो हमारी ब्लड सेल्स है, जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो भी स्वेल अप होती हैं, वो किसकी हेल्प से होती हैं, एक्सोओस्मोसिस की हेल्प से होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, दोनों टर्म समझ में आ गई, एक्सोओस्मोसिस और एंडोओस्मोसिस। अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट रिवर्स ऑस्मोसिस पर।
ऑस्मोसिस हम पढ़ चुके हैं, ऑस्मोसिस के टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए सपोज वही उसी तरह से डायग्रामेटिकली हम शो करेंगे। बीकर भी आप बना सकते हैं। मैंने यहां पर इस साइड में हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और इस साइड में हम लेंगे क्या, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपको पता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसको हम डॉटेड दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, और ये हो गया हमारा क्या, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, आपको क्या पढ़ाया गया है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट से, ये यहां पर क्या है, ये बीच में ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो जब भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो किस साइड चले जाते हैं, सॉल्यूशन की साइड चले जाते हैं, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस थी, ऑस्मोसिस। बट अगर हम यहाँ पर एक प्रेशर लगा दें, ठीक है, और वो प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, अगर यहाँ पर हम प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और वो प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो यहाँ पर जब हम इसे पुश करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट होगा। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। भाई ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे थे। अब यहां पर क्या होगा, हमने प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। इफ वी डेवलप ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर on a solution, then the solvent particles move from solution to pure solvent. This process is known as reverse osmosis. क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अगर हम एक ऐसा प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्यूशन पर जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तब सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की साइड मूव करने लग जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे इसका, इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। जो पानी में जो हमें सी वाटर होता है, सी वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं। उस साल्ट को डीसैलिनेशन की थ्रू ही हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और हमें प्योर वाटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। सेकंड एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट जूस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट जूस कंसंट्रेट। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फ्रूट जूस आते हैं, ठीक है, अगर हम घर पर फ्रूट जूस क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, डाइल्यूट होता है, जबकि जो मार्केट में मिलते हैं वो कंसंट्रेट होते हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन को इसी प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की, ठीक है, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। जब हम उन्हें पैकअप करते हैं तो उन्हें कंसंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। तो उनको कंसंट्रेशन बनाने के लिए, उनको कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ही यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जो ये प्रोसेसेस हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस है या ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में काफी यूज होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस समझाया है, और ये क्या समझाया है, रिवर्स ऑस्मोसिस समझाया है, जिसके एग्जांपल है डीसैलिनेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट जूस। ये हमारे डेली
लाइफ के लिए यूज तो होते हैं, ठीक है। तो ओस्मोसिस और रिवर्स ओस्मोसिस हमारे डे टू डे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। आप इनके एग्जांपल्स और भी एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर, ये हमारा टॉपिक, पहली बात ये हमारा टॉपिक जो है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थ्योरी सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्या लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।